Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So today our topic is internal and external economies of scale. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर किसी भी फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं या कांस्टेंट रिटर्न मिल रहे हैं या डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं तो उसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं. वन आर द इकोनॉमीज एंड अदर आर द डिसइकोनॉमीज. तो जो हमने बात की थी वो हमने कहा था कि जो इकोनॉमीज हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन आर द इंटरनल इकोनॉमीज एंड अदर आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज. नंबर टू हमने बात की थी कि जो डिसइकोनॉमीज हैं दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. वन आर द इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड अदर आर द एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज. सो हमने ये भी कहा था कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं तो ये नहीं कहना कि किसी भी फर्म को सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमीज हो रही हैं और डिसइकोनॉमीज बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, या अगर किसी फर्म को डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं तो ये नहीं कहना कि फर्म को सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिसइकोनॉमीज हो रही हैं और इकोनॉमीज नहीं हो रही हैं. ऐसा कोई फंडामेंटल रूल नहीं है. तो एक्चुअली क्या है भी किसी भी फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न होंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न होंगे या कांस्टेंट रिटर्न होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोड्यूसर होता है उसको इकोनॉमीज भी होती हैं और उसको डिसइकोनॉमीज भी होती हैं. तो क्या होगा अगर तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो उस टाइम पे क्या होगा, इकोनॉमीज आर ग्रेटर देन द डिसइकोनॉमीज. इफ देयर आर कांस्टेंट रिटर्न then economies and diseconomies are equal, and if they are decreasing return in that case the diseconomies are greater than the economies. Number 2 जो हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर वो हमने कहा था कि जो इकोनॉमीज हैं वो दो तरह की होंगी, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज. इकोनॉमीज मींस द बेनिफिट दैट आर गोइंग टू अकर टू अ फर्म. तो इंटरनल क्या होगा, उस फर्म की इंटरनल होंगी, फर्म स्पेसिफिक होंगी, मतलब जो फर्म अपना स्केल साइज बड़ा करेगी सिर्फ उसी फर्म को मिलेंगी और किसी भी फर्म को नहीं मिलेंगी. ये वो इकोनॉमीज हैं जो एक फर्म को अपने खुद के एफर्ट्स के बदले में जो है वो मिला करती हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ये फर्म स्पेसिफिक नहीं होती, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं. मतलब अगर ये होंगी तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को होंगी और ये किसी एक फर्म के अपने एफर्ट के करके नहीं होंगी, क्योंकि इनका नाम है एक्सटर्नल इकोनॉमीज. तो क्या होगा, ये वो बेनिफिट होंगे जो एक फर्म को एक्सटर्नली मिलेंगे. मतलब वो बेनिफिट होंगे जो उसको तब मिलेंगे जब कोई और फर्म जो है वो एफर्ट करेगी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और इंस्टीट्यूशन जो है वो एफर्ट करेगा, उसके करके एक फर्म को जो है वो बेनिफिट होंगे. नंबर 2 हमने बात की थी इंटरनल डिसइकोनॉमीज की. ये ऐसी होंगी जो फर्म स्पेसिफिक होंगी, एक पर्टिकुलर फर्म को होंगी, उस फर्म को होंगी जो अपने स्केल का साइज इतना बड़ा कर लेगी कि उसके लिए उसको हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसको बहुत तरह के लॉस होने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे. एंड दोस लॉसेस आर आल्सो स्पेसिफिक टू अ फर्म. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरनल डिसइकोनॉमीज. जो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज होंगी वो कौन सी होंगी, ये एक फर्म को एक्सटर्नल जो है फैक्टर के करके होने वाले लॉसेस होंगे. मतलब ये वो लॉसेस हैं जो फर्म को अपने करके नहीं बल्कि दूसरों के करके जो है वो बियर करने पड़ेंगे. तो इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज आगे उसके दो पार्ट्स हो गए, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंटरनल इकोनॉमीज पे, कि जो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो कौन कौन सी होंगी. मतलब जब एक फर्म जो है अपना स्केल साइज बड़ा करेगी तो उसको कौन कौन से बेनिफिट जो है वो होने वाले हैं. हमने ऑलरेडी कह दिया कि ये क्या है, ये इंटरनल इकोनॉमीज हैं. मतलब ये वो इकोनॉमीज हैं जो एक फर्म के अंदर रहेंगी, फर्म के बाहर जो है वो नहीं जाएंगी. ये वो इकोनॉमीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक फर्म को मिले
मिलेंगी और कौन सी फर्म को मिलेंगी? जो अपना स्केल साइज बड़ा करेगी। जो फर्म अपना स्केल साइज बड़ा नहीं करेगी उसको ये इकोनॉमीज जो है वो नहीं होंगी। तो हम उन्हीं की ही बात जो है वो करने वाले हैं। जो इंटरनल इकोनॉमीज हैं उसमें जो फर्स्ट इकोनॉमीज आती हैं उनको हम कहते हैं टेक्निकल इकोनॉमीज। देखिए, अब मैंने कल आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात की थी कि इकोनॉमीज का मीनिंग जो है वो क्लियर कर लीजिए कि इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? बेनिफिट होंगे। तो बेनिफिट होंगे किसके करके? टेक्निक के करके। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेक्निकल इकोनॉमीज। अब टेक्निकल इकोनॉमीज जो है वो कैसे होंगी? जब एक फर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल इकोनॉमीज, दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट ओनली अ सिंगल फर्म, नॉट एंटायर इंडस्ट्री। मैं सिर्फ और सिर्फ एक फर्म की बात करूंगा, मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री की बात जो है वो नहीं करूंगा। तो क्या होगा? जब एक फर्म अपना स्केल साइज पहले से बड़ा करेगी। नाउ आई एम रिवाइटिंग माय वर्ड्स। क्या हो रहा है? मैंने कहा कि व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि दे आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इकोनॉमीज कब होंगी? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर होंगी, क्योंकि हम स्केल की बात कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट रन की बात कर रहे होते तो हम स्केल की नहीं बल्कि हम अ फैक्टर की बात जो है वो कर रहे होते। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो इसके लिए एक फर्म को क्या करना पड़ेगा? अपना एंटायर स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक फर्म जब अपना पूरा का पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेगी, यानी कि उसको इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा? अब सोचिए कि एक फर्म ने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? उस केस के अंदर फर्म जो है जो नए प्लांट लगाएगी, नई मशीन लगाएगी, नई जो है इक्विपमेंट्स लगाएगी, वो पुरानी टेक्निक के अकॉर्डिंगली जो है वो नहीं लगाएगी। अब उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि अगर मुझे अपना प्लांट साइज जो है वो बड़ा करना है तो क्या जरूरत है? मुझे इस बात की जरूरत है कि जो नए प्लांट लगाए जाएं, नई मशीनरी लगाई जाए, नए इक्विपमेंट्स लगाए जाएं, वो टेक्निकली एडवांस्ड लगाए जाएं। तो क्या होगा? जब एक फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा करेगी तो उसके लिए वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट करेगी। न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से क्या होगा? जो फर्म है उसको बहुत तरह के बेनिफिट जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यू टेक्निक्स होती हैं उनसे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो पहले के कंपैरेटिवली क्या होगा? पहली बात तो ज्यादा होगी, नंबर 2 जल्दी होगी, नंबर 3 सस्ती होगी। तो उसको प्राइस भी कम पड़ेगा, कॉस्ट कम बियर करनी पड़ेगी, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन पहले से अच्छी क्वालिटी का होगा, तो फर्म को बहुत तरह के बेनिफिट जो हैं वो होंगे। तो इसलिए जब एक फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा करेगी, अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा करेगी, वो अपनी बात कर रही है, तो ये जो टेक्निकल इकोनॉमीज हैं ये उसी फर्म को होंगी जो न्यू टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी के अंदर जो है वो इंप्लांट करेगी। न्यू टेक्नोलॉजी से क्या होगा? जैसे हमने अभी बात की, प्रोडक्शन का अमाउंट पहले से ज्यादा होगा, क्वालिटी बेटर होगी, नंबर 3 कॉस्ट कम पड़ेगी और काम जो है वो अमाउंट में भी ज्यादा होगा और एफिशिएंटली होगा। तो फर्म को बहुत तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के करके जो है टेक्निकल एडवांटेज होगी, जिसके करके फर्म की कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, फर्म को बेनिफिट होंगे। तो हम कहेंगे कि फर्म को क्या हो रहा है? टेक्निकल इकोनॉमीज जो है वो हो रही हैं। नंबर 2 जो इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर आता है उसको हम कहते हैं लेबर इकोनॉमीज। अब जो लेबर इकोनॉमीज हैं वो क्या है कि जब एक फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बड़ा करेगी तो क्या होगा? वो फर्म जो है उसके लिए पॉसिबल हो जाएगा कि वो ज्यादा लेबर को जो है वो काम पे रखे, क्योंकि जैसे हमने बात की कि हम रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा? कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स नहीं होगा। ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ वेरिएबल फैक्टर। सो व्हेन अ फर्म इज able to change its
technique of production which is not possible in the short run, the firm can also change the amount of labor which is a variable factor in the short run, but now it's long run. अब जो factor जो है वो short run के अंदर variable था, जिसको हम short run में change कर सकते थे, उसको वो long run में भी change करेगी। तो क्या होगा, long run के अंदर जब scale of production बड़ा होगा तो firm के लिए ये possible हो जाएगा कि वो ज्यादा laborer को जो है वो काम पे रखे। अगर number of laborer जो है वो बढ़ जाएंगे तो एक कंपनी के लिए ये पॉसिबल हो जाएगा कि वो क्या करे, वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पॉसिबल कर सके। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका मतलब होता है कि सारा का सारा जो काम है वो एक पर्सन से नहीं करवाना, एक ही टाइम पे वो काम बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना है, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो काम मिल जाता है। तो क्या होगा, जब नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज होंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। मतलब एक फर्म के लिए जो भी टोटल काम था उसको कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके करवाना जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। तो हर एक पर्सन जो है वो काम करेगा जिसके अंदर उसकी एफिशिएंसी होगी, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो राइज हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी अगर आपने शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन करानी है तो ओनली लेबर इज योर वेरिएबल फैक्टर। तो क्या होगा, अगर आपने शर्ट बनवानी है तो सारा काम जो है शर्ट का वो एक ही पर्सन को जो है वो करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, लॉन्ग रन आ गई, अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ लेबर जो है उनको इंक्रीज करवा लिया, साथ के साथ आपने क्या किया, जो टेक्निक थी उसको भी जो है वो चेंज करवा लिया। अब क्या होगा, अब आप इस शर्ट की जो प्रोडक्शन है उसको आप कई पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। किसी को ये बोलेंगे कि आपने कॉलर्स बनाने हैं, किसी को बोलेंगे कि आपने पॉकेट बनानी है, किसी को बोलेंगे फ्रंट बनाना है, किसी को बोलेंगे कफ बनानी है, किसी को बोलेंगे बटन लगाने हैं, किसी को बोलेंगे स्टिचिंग करनी है, किसी को बोलेंगे कि जो है शर्ट उसको प्रेस करना है। तो हर एक काम जो है वो अलग अलग लोगों के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर के करके एक पर्सन के हिस्से में एक ही काम आएगा। मतलब अगर किसी पर्सन के जो है पार्ट के अंदर ये आया है कि उसने सिर्फ बटन लगाने हैं तो वो क्या करेगा, सारा दिन बैठा ये बटन ही लगाता रहेगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर वो सारा दिन बटन लगाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ज्यादा काम कर पाएगा, काम जो है अमाउंट के अंदर ज्यादा होगा और एफिशिएंटली भी होगा। इससे भी एक फर्म को जो है वो बेनिफिट होंगे। अगर बेनिफिट होंगे तो हम कह सकते हैं इस फर्म को क्या होगा, स्केल इंक्रीज करके क्या होगा, इकोनॉमीज होंगी, मतलब उसको बेनिफिट होंगे, उसकी कॉस्ट जो है कम होगी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा होगी, काम जो है वो बेटर होगा और अच्छी क्वालिटी का जो है वो भी होगा। उसके बाद क्या होगा, एक और इकोनॉमीज जो है वो उस फर्म को हो सकती हैं, वो होती हैं मैनेजरल इकोनॉमीज। मैनेजरल इकोनॉमीज जो है वो क्या है कि अगर एक फर्म लॉन्ग रन के अंदर अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करती है तो क्या होगा, जो एक सिंगल एंटरप्रेन्योर होगा उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो क्या कर सके, जो एंटायर स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसकी वो सुपरविजन कर सके। तो क्या होगा, अब सोचिए अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन छोटा था तो एक ही ऑनर था, वही क्या कर रहा था, वही सारे चीजों को जो है वो हैंडल कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। अब अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा, कंपनी बड़ी हो जाएगी, अब उस एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो सारे के सारे काम को जो है वो खुद सुपरवाइज करे। तो क्या होगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको लगेगा कि अगर मैंने प्रॉपर सुपरविजन नहीं की तो मेरे को वेस्टेजेस हो सकती हैं, अगर वेस्टेज होंगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ेगी। नंबर 2, काम अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी डाउन हो सकती है, तो उस कंपनी की
जो मार्केट रेपुटेशन है वो भी डाउन हो सकती है। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो मैनेजरल इकोनॉमिक्स का बेनिफिट जो है वो लेगी। कैसे? वो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कर सकता है, अपने अंडर बहुत सारे मैनेजर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकता है, उनको अलग अलग सेगमेंट्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। हर एक मैनेजर की ये ड्यूटी लगाई जा सकती है कि वो क्या करे, वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको ऊपर वो अपनी पूरी सुपरविजन रखे। अब जब बहुत सारे मैनेजर्स आ जाएंगे तो क्या होगा, सुपरविजन अच्छी हो पाएगी। अगर सुपरविजन अच्छी होगी तो वेस्टेज कम होगी, वेस्टेज कम होगी, काम एफिशिएंटली होगा, काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट जो है वो होंगे। हाँ, इसमें एक चीज जो है वो और आएगी कि आप ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि जो मैनेजर्स होंगे जब आप उनको अपॉइंट करेंगे तो उनको सैलरीज भी देनी पड़ेगी, तो उससे कॉस्ट बढ़ भी सकती है। पर क्या होगा, जब आपको इकोनॉमीज हो रही होंगी उस केस के अंदर जितनी सैलरी आप इन मैनेजर्स को देंगे ये आपकी जो वेस्टेज है उससे ज्यादा बचाएंगे, तो उससे आपको जो है वो बेनिफिट होगा। आपको एक यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल जो है वो मैं देना चाहूंगा कि मैंने एक बार एक मूवी देखी थी, उसका नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो उसके अंदर एक इंटरव्यू हो रहा होता है, तो उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत हु प्लेड द रोल ऑफ MS धोनी इन दैट, उसने कहा कि मुझे टीम के अंदर जो है वो क्या है, वो नए प्लेयर चाहिए, यंग प्लेयर चाहिए। तो वो पूछते हैं कि जब एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो आपको उसकी जगह पे यंग प्लेयर्स क्यों चाहिए। वो कहता है कि जो यंग प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, अगर मेरे लिए 2 रन्स कम भी बना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दे आर वेरी एथलेटिक, वो बहुत एंथुसियास्टिक हैं। तो वो क्या करेंगे, वो जो फील्ड के अंदर मैं अपनी फील्ड प्लेसमेंट करूंगा वहां पर वो स्कोर्स बचाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो ऑपोजिशन टीम है उसके ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट होगा। जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, दे आर नॉट सो मच एथलेटिक, तो वो प्रेशर क्रिएट जो है वो नहीं कर पाते। तो अब क्या होगा, जो नए प्लेयर्स आप लेके आएंगे, जो आप नए मैनेजर्स लेके आएंगे, वो क्या करेंगे, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो वेस्टेज होगी वो उसको तो जरूर बचा सकते हैं। तो क्या होगा, अगर वेस्टेज जो है वो कम होगी तो मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो उससे आपको जो है वो बेनिफिट होंगे। तो इसलिए कंपनी को जो मैनेजरल इकोनॉमीज जो है वो हो सकती हैं, मैनेजर्स के अपॉइंट होने से कंपनी को बेनिफिट जो है वो हो सकते हैं। तो इसका बेनिफिट भी जो है उसको होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इकोनॉमीज एक फर्म को मिल सकती हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। ओके, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल का मतलब जो है हम 2 टर्म्स में लेंगे। एक फाइनेंशियल का मतलब होगा फाइनेंस, मतलब जो उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली। नंबर 2 हम फाइनेंशियल का मतलब जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आता है, उसके अंदर बैंक आएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, उसके अंदर जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, उसके अंदर जो है ये जो भी आपके जो फाइनेंस प्रोवाइडिंग कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे जो है वो क्या होंगे, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो है वो आ सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो जब आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके अंदर हम इस चीज को डील करेंगे। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स कैसे होंगी, जब एक कंपनी का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाएगी, उसका क्रेडिट स्कोर जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो आप टीवी पे कई बार ऐड देखते होंगे, वो पैसाबाजार.com पे आता है, उसमें ये कहा जाता है कि नो योर क्रेडिट स्कोर। योर क्रेडिट स्कोर मींस व्हाट, कि अगर आप मार्केट में अंदर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास यानी किसी बैंक के पास, किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है वो क्रेडिट लेने के लिए जाते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपका स्कोर क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी रिलायबिलिटी क्या है, दैट्स योर क्रेडिट स्कोर। तो क्या होगा, जब एक कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी मार्केट के अंदर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, अब सारे बैंक ये चाहेंगे, कंपनी बहुत बड़ी है,
अगर उस कंपनी को लोन की जरूरत है तो क्या करना चाहिए, हमें उसको जाके लोन देना चाहिए। तो क्या होगा, अब आपकी कंपनी अगर बहुत बड़ी हो जाती है, यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक फॉर फाइनेंस। क्या होगा, बैंक वाले खुद आपके घर पे आएंगे बोलने के लिए कि हमसे लोन जो है वो ले लीजिए, क्योंकि बैंक को पता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, अब कोई 5-10 लाख रुपए के लोन जो है वो तो लेगी नहीं। तो क्या होगा, जो लोन लिए जाएंगे दैट विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जो लोन है वो लिए जाएंगे, उससे बैंक को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ईच एंड एवरी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रेडी टू प्रोवाइड यू द लोन्स। अब सपोज करो कि आपकी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी हो गई, तो आपको लोन देने के लिए 2-3 बैंक आ गए। एक ने कहा कि मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 5%, दूसरे ने कहा मैं कर देता हूं 4.5, एक ने कहा मैं तो 3% पे भी देने के लिए रेडी हूं। अब क्या होगा, जब आपकी कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो जो बैंक्स होंगे उनमें कंपटीशन होगा इस बात को लेके आपको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए भी कौन आपको लोन देता है। तो क्या होगा, आपके लिए फाइनेंस जो है उसका अरेंजमेंट करना इजी हो जाएगा। नंबर 2, आपको चीपर रेट के ऊपर जो है वो फाइनेंस मिलेगा, आपको बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको भी हम इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर जो है वो डाल देते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम कहते हैं PLR। PLR की जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट ये क्या चीज होता है, जब हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमसे ना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। लेट इट बी कि मैं बैंक में गया लोन लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने लोन लेना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट रेट 10% है। नाउ अगर इंटरेस्ट रेट 10 है देन व्हाट इज PLR, प्राइम लेंडिंग रेट, ये क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि मैं एक स्टेशनरी शॉप पे जाता हूं कॉपी लेने के लिए, तो मैंने उससे कॉपी ली, मैंने उससे पूछा ये कॉपी कितने की है, तो उसने मुझे बोला कि 50 रुपीज की है। मैंने उसको 50 रुपीज दे दिए, मैं कॉपी लेके आ गया। अगले दिन मुझे पेन की जरूरत पड़ गई तो मैं साथ वाली शॉप पे चला गया, उससे पेन ले लिया। अगले दिन सपोज करो मुझे किसी बुक की जरूरत पड़ गई तो मैं तीसरी शॉप पे चला गया, वहां से उससे बुक ले ली। तो अब क्या हो रहा है, मैं कॉपी एक शॉप से ले रहा हूं, पेन दूसरी शॉप से ले रहा हूं, जो बुक है वो तीसरी शॉप से ले रहा हूं। तो कोई भी शॉपकीपर जो है वो मुझे डिस्काउंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग ये समझेंगे कि ये कौन सा हमारा परमानेंट कस्टमर है जो हम इसको लेस करें। पर अगर सपोज कीजिए कि मैं एक ही शॉपकीपर के पास सारी चीजें लेने जाऊं और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जाऊं, रोज उससे कोई ना कोई चीज लेने चला जाऊं, जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो रिगार्डिंग स्टेशनरी तो मैं उसी शॉप पे जाऊं, अब उस शॉपकीपर को ये लगेगा कि ये मेरा परमानेंट कस्टमर है तो इसको मुझे थोड़ा लेस करना चाहिए, और ये हम सबकी लाइफ में होता है। वही चीज जो है वो यहां पर भी होती है। जो PLR यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो एक बैंक, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जो एक बैंक अपने नॉर्मल कस्टमर से नहीं बल्कि जो उसके मोस्ट फेवर्ड कस्टमर्स होते हैं उनसे चार्ज करता है। मोस्ट फेवर्ड कस्टमर क्या हुआ, मतलब जो बैंक के पक्के ग्राहक होते हैं उनसे लेता है। पक्के ग्राहक मींस अगर सपोज कीजिए कि रिलायंस को, टाटा को, बिरला को, अदानी ग्रुप, इनको लोन की जरूरत पड़ जाए, अगर आपको लोन 10% पे मिल रहा है ना, तो ये मत सोचिए कि बैंक इनको भी 10% पे देगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है ये मेरे पक्के कस्टमर है। तो और दूसरी क्या है, ये तो बड़ी फर्म्स है, तो अगर इनको भी मैं वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा जो एक नॉर्मल जो है 50,000 और 1 लाख और 2 लाख का लोन लेने वाले से मैं लेता हूं, तो ये मुझसे लोन नहीं लेंगे। तो बैंक क्या करेगा, अगर मेरे से 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इनको बोलेगा आप ना 7% दे दो, ठीक है। वो जो 7% रहेगी वो सबसे चार्ज नहीं करेगा, वो जो उसके बहुत ही फेवर्ड कस्टमर होंगे ना, जो उसके फेवरेट कस्टमर्स होंगे, जो उसके परमानेंट कस्टमर्स होंगे, उनसे चार्ज करेगा। तो उसको PLR बोलते हैं। तो जब एक फर्म का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है तो वो क्या होती है, वो फर्म जो है वो बैंक की एक तरह से परमानेंट कस्टमर बन जाती है। तो बैंक क्या करता है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कम लेता है। नंबर 2, फाइनेंस उसको इजीली अवेलेबल जो है वो करवा देता है। तो इससे उस फर्म को जो है वो बेनिफिट होने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें हम एक चीज
जो है वो और क्लियर करेंगे, और वो ये होता है कि सपोज कीजिए कि आप बैंक के अंदर कुछ डिपॉजिट करा के आए, ओके। सो बैंक में आपने कुछ डिपॉजिट कराया, तो बैंक ने आपको कहा कि उसके ऊपर आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर आपने सपोज करो कि बैंक से कुछ लेंडिंग कर ली, कुछ बोरोइंग कर ली, तो बैंक ने आपसे कहा कि हम आपसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे, ओके। सो अब 4% हमें वो बैंक दे रहा है और 10% हमसे ले रहा है। अब आप ये मत सोचिए कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ऑफ 6% दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैंक के लोन वापस ही नहीं करते, जिनको हम कहते हैं एनपीए। आपने बहुत बार न्यूज चैनल के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा कि बैंक्स के एनपीए इंक्रीज हो रहे हैं। एनपीए क्या होता है? एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, आप उसको सिंपल भाषा में समझें तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक बैंक के डूबे हुए पैसे, मतलब ये वो पैसे हैं जिनके वापस आने की बैंक को कोई उम्मीद नहीं होती। तो बैंक को लगता है कि अगर जिन लोगों को मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा हूं, उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे भी होंगे जो वो लोन वापस ही नहीं करेंगे, तो यहां पर मुझे लॉस हो सकता है। पर जिन्होंने मेरे में डिपॉजिट कराए हैं उनको तो मैंने 4% देना ही देना है, तो बीच वाले 6% क्या होंगे, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक जो बैंक के प्रॉफिट होंगे और एक बैंक का क्या होगा, लॉस कवर होगा, जो बैंक उन लॉसेस को कवर करेगा जो ऐसे लोगों से होंगे जो बैंक से लोन ले तो जाएंगे पर उसको रिटर्न जो है वो नहीं करेंगे, ओके। पर ये जो हमने अभी बात की कि ये जो बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंकों को लगता है कि ये कहां भागेगा, इसमें जो पैसे डूबने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अभी पीछे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ही बैंक को लॉस पहुंचाया है, पर फिर भी बैंक ये मान के चलता है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके यहाँ पे जो लोन के डिफॉल्टर होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं, तो डूबने के चांसेस कम हैं, तो क्या करते हैं, अगर उनको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगा देंगे तो कोई काम जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या होगा, अब अगर आपको बैंक से लोन जो है वो पहले से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि आपको क्या हो रहा है, इकोनॉमीज हो रही हैं, किसके रिगार्डिंग, फाइनेंस को जो है अचीव करने के रिगार्डिंग, तो उससे आपको फाइनेंशियल इकोनॉमीज होंगी, इससे भी आपको बेनिफिट होंगे, तो आप अपना काम जो है वो पहले से कम कॉस्ट पे कर सकते हैं, बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे, इसको हम फाइनेंशियल इकोनॉमीज जो है वो कहेंगे। उसके बाद हम इसमें कहेंगे एक और चीज, उसको हम कहेंगे इकोनॉमीज ऑफ सेल, ओके। तो इसके साथ हम एक और ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ परचेज। मतलब ये दो तरह की इकोनॉमीज जो हैं होती हैं, इकोनॉमीज ऑफ सेल एंड इकोनॉमीज ऑफ परचेज। जब एक फर्म अपना जो साइज है, जो स्केल साइज है, जब वो बड़ा कर लेती है तो क्या होता है, उसके लिए अपनी चीज को सेल करना पहले से सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है। कैसे? अगर एक फर्म सपोज कीजिए कि उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत छोटा है, वो बहुत कम स्केल पे काम कर रही है, तो क्या होगा, पहले वो फर्म प्रोडक्शन करेगी, उसके बाद वो होलसेलर को देगी, उसके बाद वो रिटेलर को देगी, या अगर बीच में एजेंट है तो वो भी डालेंगे। जैसे आप कई बार देखते होंगे ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डॉक्टर्स के पास, एमआर, तो क्या हुआ, कंपनी ने एमआर को दिया, एमआर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दिया। ऐसे ही होता है, कंपनी का स्केल छोटा था, कंपनी सीधा कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती, कंपनी ने क्या किया, पहले अपने एजेंट्स रखे, उनको सैलरी दी, उनको कमीशन दिया, ठीक है। उसके बाद उन एजेंट्स ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने कमीशन कमाया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद कस्टमर तक चीज पहुंची। मतलब जितने की चीज कंपनी से चली, कस्टमर को उससे महंगी मिली, पर बीच वाला जो बेनिफिट है वो कंपनी को नहीं हुआ, वो कौन ले गया, वो एजेंट ले गए, नंबर 2 होलसेलर, नंबर 3 रिटेलर्स वो ले गए। पर जब कंपनी का स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, बीच में ये जो एजेंट होते हैं या होलसेलर होते हैं या रिटेलर होते हैं, इनको बीच में से
निकाल देती है और सीधा कस्टमर तक अपनी जो कम्युनिटी है वो लेके जाती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैं आपको अपने शहर की एग्जांपल दूं तो मेरे शहर में बहुत सारे शोरूम्स हैं। जैसे मोंटी कार्लो का अलग शोरूम है, नुमेरो उनो अलग शोरूम है, ड्यूक अलग शोरूम है। तो क्या है, अब ये जो कंपनीज हैं, मोंटी कार्लो है, नुमेरो उनो है, मैदाम है या ड्यूक है, ये क्या करते हैं, या स्पोर्ट किंग है, तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो सामान है सीधा इन्होंने अपने शोरूम्स खोले, सीधा अपना सामान वहां पे दिया और सीधा कस्टमर वहां से जाके ले आया। बीच में इन्होंने कोई जो है एजेंट नहीं डाले, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कंपनी सीधा अपना सामान जो है वो कस्टमर तक भेज रही है। मतलब बीच में जितना भी प्रॉफिट ये होलसेलर ने या एजेंट ने या रिटेलर ने लेना था, वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो कौन ले रहा है, वो कंपनी ले रही है। इससे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होंगे और फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे ही इकोनॉमीज ऑफ परचेज, इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक फर्म का जो साइज था बहुत छोटा था तो क्या हो रहा था, अब वो कम अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो परचेज कर रही थी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वो मार्केट के अंदर एक बहुत ही स्मॉल प्लेयर थी, छोटी प्लेयर थी, जो बहुत कम अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल परचेज कर रही थी। तो अगर हम किसी में जाके किसी को बोलेंगे मेरे को जो है वो 1 किलो चीनी दे दीजिए या मुझे आधा किलो जो है वो गरम मसाला दे दीजिए, तो आपको कम रेट लगाएगा ना। पर अगर आप ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जाके सामान मांगेंगे तो क्या होगा, वो कहेगा इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान चाहिए, तो रेट आपको कम लग जाएंगे। जब फर्म का स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा होगा उस केस में क्या होगा, कंपनी की जो रॉ मटेरियल की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा हो चुका है, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई है, तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, अब मार्केट के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे बैंक्स की बात की थी कि जब आप डिमांड फॉर फाइनेंस इंक्रीज करेंगे तो बहुत सारे बैंक आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए आ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर होगा कि जब आप रॉ मटेरियल की डिमांड जो है वो ज्यादा करेंगे तो बहुत सारे जो रॉ मटेरियल कंपनीज हैं जो आपको रॉ मटेरियल दे सकती थी वो आ जाएंगी, वो आपको ह्यूज अमाउंट के अंदर जो है रॉ मटेरियल देंगी, रेट भी पहले से कम लगाएंगी ताकि आप उन्हीं से ही जो है वो सामान खरीदिए, बिकॉज नाउ यू आर अ बिग प्लेयर इन द मार्केट। तो आपको कम रेट के ऊपर जो है वो रॉ मटेरियल मिलेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो आपको बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे। तो कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल को परचेज करना है वो भी क्या होगा, वो इजी हो जाएगा। एक इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे इकोनॉमीज ऑफ रिस्क। ओके, इकोनॉमीज ऑफ रिस्क। अब ये क्या है, किसी जमाने के अंदर क्या होता था कि जो कंपनीज हैं वो होती थी सिंगल प्रोडक्ट फर्म। सिंगल प्रोडक्ट फर्म मींस क्या होगा, भी जो कंपनी है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, यानी एक ही चीज बनाते थे। अब क्या होगा, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा हो जाएगा तो जो कंपनीज है वो सिंगल प्रोडक्ट फर्म जो है वो नहीं रहेगी, बल्कि वो बन जाएगी मल्टी प्रोडक्ट फर्म। मल्टी प्रोडक्ट फर्म मींस कि वो एक कमोडिटी नहीं बनाएगी बल्कि वो बहुत सारी चीजें बनाएंगे। नाउ दे आर अ मल्टी प्रोडक्ट फर्म। अब क्या होगा, सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो है वो बना रही थी और बाय चांस क्या हुआ, वो कम्युनिटी मार्केट के अंदर फेल हो गई या उसका प्राइस कम हो गया या उसकी डिमांड कम हो गई या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कुछ हो गया, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट फेल तो आपकी कंपनी गई। मतलब रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा इन केस यू आर अ सिंगल प्रोडक्ट फर्म। बट अगर आप एक मल्टी प्रोडक्ट फर्म है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, अगर आपकी कंपनी का एक प्रोडक्ट फेल भी हो जाता है देन यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आपके जितने लॉसेस होंगे वहां पर वो आपकी जो कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरा कर देंगे। जैसे अगर हम टाटा की एग्जांपल लें तो टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। देखिए टाटा जो है उसका स्टील भी आता है, ठीक है, टाटा जो है उसकी टीवीएस कंपनी भी है, टाटा जो है वो कार्स भी बनाता है, ठीक है, तो बहुत सारे, टाटा सॉल्ट भी बनाता है, तो टाटा के ट्रक भी आते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो बनाता है। ओके, अब अगर सपोज करो कि टाटा स्काई के अंदर उनको लॉस हो गया, ठीक है, टाटा स्काई डिश कंपनी फेल हो गई,
टाटा कहेगा नो प्रॉब्लम, हमारे पास कार अवेलेबल है, हमारे पास सॉल्ट अवेलेबल है, हमारे पास जो है स्टील कंपनीज अवेलेबल हैं, हम वहां से प्रॉफिट कमा लेंगे। तो जब आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बड़ा होगा तो आप मल्टी प्रोडक्ट फर्म के अंदर जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। इन दैट केस जो आपके रिस्क के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। रिस्क कम होगा तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट जो है वो राइज होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह पे आपको लॉस भी हो जाता है तो बाकी जगह पे आपको प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इन दैट केस आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी जो है वो क्या है, वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो एक कंपनी को तब होंगी जब एक कंपनी अपना जो फर्म साइज है उसको बड़ा करेगी, तो टेक्निक एडवांस कर लेगी, बेनिफिट होगा। डिवीजन ऑफ लेबर कर लेगी, बेनिफिट होगा। नए मैनेजर्स अपॉइंट करेगी, वो वेस्टेज को कम कराएंगे ड्यू टू देयर एफिशिएंट सुपरविजन, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। फाइनेंस इजीली मिलेगा, चीपर रेट पे मिलेगा, बेनिफिट होगा। जो है इकोनॉमीज ऑफ सेल, आपके लिए चीज को सेल करना इजी हो जाएगा, बेनिफिट होगा। रॉ मटेरियल जो है आपको चीपर रेट पे मिलेगा, बेनिफिट हो जाएगा। मल्टी प्रोडक्ट फर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, जो रिस्क के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, उससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा और आपको बेनिफिट होगा। सो दीज आर द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। In the next lecture, we discuss about the external economies of scale, and internal and external diseconomies of scale. But that will be our next lecture. अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो lecture है वो clear हो गया होगा. In case there is any doubt, then please put it in the comment box. Doubt जो है वो जरूर clear करेंगे. Do subscribe the channel and press the bell icon. We will meet next time. Thank you very much.